नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग 21 अप्रैल 2021 से संबंधित दैनिक क्विज के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे और ये क्विज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होंगे। आइए स्टूडेंट्स, आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, इसरो के रिस्पॉन्ड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है आपके सामने, सौर मंडल के बाहरी ग्रहों का अध्ययन करने के लिए एक गहन अंतरिक्ष अन्वेषक का परिनियोजन। दूसरा है, आकाश गंगाओं में अलौकिक और बुद्धिमान प्राणियों की उपस्थिति का पता लगाना। तीसरा है, इसरो के कार्यक्रमों की सहायता करने के लिए अंतरिक्ष संबंधी गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए अकादमी संस्थानों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना। और चौथा है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में सहयोग और संयुक्तता को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में अंतरिक्ष समुदाय के लिए एक वैश्विक आउटरीच की शुरुआत करना। स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है सी और इसका संबंध आईआईटी दिल्ली के कुछ प्रोजेक्ट और इसरो के द्वारा उनको सहायता करने के संदर्भ में है। और ये जो रिस्पॉन्ड कार्यक्रम है, इससे मैंने प्रश्न क्यों पूछा आप लोगों से, आप जरा यहां पर देखिए। द हिंदू के अंदर में इससे संबंधित एक समाचार है जहां पर यह बताया गया है कि रिस्पॉन्ड कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारी इसरो है वो आईआईटी दिल्ली के जो अंतरिक्ष अन्वेषण के संबंध में प्रोजेक्ट है उनको वो सहयोग करेंगे ताकि अंतरिक्ष विज्ञानियों की एक नई पौध को तैयार किया जा सके और भारत के अंदर में अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधानों को बढ़ावा दिया जा सके। आइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत किसके साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते पर वार्ता कर रहा है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आसियान और यूरोपीय संघ। स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है यूरोपीय संघ। और यह सवाल आपसे क्यों पूछा गया है? इसका जवाब है पीएम कैंसिल्स यूरोप ट्रिप एमिड सर्ज। दरअसल भारत यूरोपियन यूनियन को एक बड़े मार्केट के रूप में देखता है। अब भारत और यूरोपीय संघ के बीच में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते को लेकर कई वर्षों से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक यहां पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सका है। और इसी बीच में हम लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया है। इसके साथ साथ में इंडो पैसिफिक को लेकर के लगातार आशाएं आगे बढ़ रही हैं। भारत इंडो पैसिफिक की रणनीति को लगातार आगे बढ़ा रहा है। तो अब यहां पर हम इस बात को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन और भारत भविष्य के सहयोगी साबित हो सकते हैं। अब यहां पर उत्पादों को लेकर के कुछ चिंताएं हैं। इसके अलावा भारत के अंदर में जो कुछ मानवाधिकारों को लेकर के यूरोपीय देशों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं, तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के यहाँ पर कुछ अभी जो है बातें स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर ये बीटीआईए का समझौता हो जाता है भारत और यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच में, तो निश्चित रूप से एक बड़े बाजार की प्राप्ति होगी भारत को। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग होने और 2025 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में रुचि व्यक्त की है? अमेरिका, चीन, रूस, जापान। स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है रूस। और यह प्रश्न आपसे क्यों पूछा गया है? क्योंकि द हिंदू के अंदर में एक समाचार है, रशिया सेज इट विल लॉन्च ऑन स्पेस स्टेशन इन 2025। अब देखिए, आईएसएस प्रोजेक्ट एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है और 1998 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें मुख्य रूप से रूस, अमेरिका, कनाडा, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल रहे हैं। लेकिन अब रूस अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ा रहा है और रूस इस बात को भी देख रहा है कि किस प्रकार से अमेरिका स्पेस एक्स एलन मस्क की संस्था के माध्यम से अपने अंतरिक्ष अभियानों को आगे बढ़ा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला कथन है, बोआओ फोरम फॉर एशिया एक गैर लाभकारी संगठन है
जो एशिया और अन्य महाद्वीपों में सरकार, व्यापार और अकादमी से संबंधित नेताओं के लिए उच्च स्तर के फोरम का आयोजन करता है और इस गतिशील क्षेत्र और दुनिया में बड़े पैमाने पर अत्यावश्यक मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण को साझा करता है। दूसरा कथन है यहाँ पर, यह दावोस में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच पर प्रतिरूपित किया जाता है और इसे एशियाई दावोस के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा है, बोआओ फोरम में अब तक भारत की तरफ से कोई भी आधिकारिक भागीदारी नहीं की गई है। स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको बता दूं कि पहला वाला जो कथन है वो गलत है, क्योंकि इसका जो फोकस है वो एशिया के ऊपर में है और अन्य महाद्वीपों के साथ में ये अपना संबंध स्थापित नहीं करता है। इसको एशियाई दावोस भी कहा जाता है और ये वाला कथन जो है सही है। आप इस बात को भी जान लीजिए, ये एक जगह का नाम है चीन के अंदर में, बोआओ। और ये बात भी सही है कि भारत ने इसके अंदर में अब तक भागीदारी नहीं की है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। इसका मतलब है 2 और 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से और देखते हैं इससे संबंधित समाचार को। देखिए, शी जिनपिंग ने बोआओ फोरम में कहा कि केवल कुछ लोग दुनिया के अंदर में जो ऑर्डर है, वैश्विक व्यवस्था है, उसको तय नहीं कर सकते हैं। बोआओ फोरम जो है वो एशिया के अंदर में जो प्रमुख देश हैं उनको एक मंच पर लाता है और क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा को जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बोआओ फोरम से संबंधित इस प्रश्न को। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न को। और यह प्रश्न 2017 की प्रारंभिक परीक्षा से लिया गया है। प्रश्न है, कई उपकरणों में डिजिटल डिस्प्ले बनाने के लिए ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड OLED, ध्यान रखेंगे इसका फुल फॉर्म, इसका उपयोग किया जाता है और ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की जगह है। OLED जो डिस्प्ले है उसके क्या फायदे हैं? पहला है, OLED डिस्प्ले के लचीले प्लास्टिक सबस्ट्रेट के ऊपर में इसको तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल सत्य कथन है ये। इसके अलावा कपड़ों में निहित रोलअप डिस्प्ले OLED का उपयोग करके बनाया जा सकता है। यह कथन भी सत्य है। अगला है, OLED का उपयोग करके पारदर्शी डिस्प्ले बनाना संभव है। बिल्कुल सत्य है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, 1, 2 और 3। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि प्रीवियस ईयर प्रश्न हम लोग आप लोगों से इसलिए पूछते हैं ताकि आप लोगों को इस बात का अंदाजा लग जाए कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग यहां से और अब बात करते हैं फैक्ट ऑफ द डे की। और यहां पर विषय संबंधित है केंद्रीय सतर्कता आयोग से। अब यहां पर विषय क्या है, समाचार क्या है? डिसाइड ऑन कंप्लेंट्स विद इन 3 मंथ्स। जो कंप्लेंट्स हैं उनमें 3 महीने पर निर्णय लिए जाए। जरा इस संस्था के बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, CBSE की बात करें तो ये सतर्कता गतिविधियों को आगे बढ़ाता है। इसकी स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी और 2003 में इससे संबंधित अधिनियम को पास किया गया और इसको एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह संस्था संसद के प्रति जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं तो ये एक जांच एजेंसी नहीं है, इस विषय पर ध्यान रखेंगे हम लोग। और ये जांच के लिए CBI या अन्य संस्थाओं पर निर्भर करती है। लेकिन यहां पर अगर भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम 1988 के तहत कुछ मामले आते हैं तो इस संस्था को पूछताछ करने का अधिकार है। इसके अलावा विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात के निर्देश दिए थे कि CBSE जो है भ्रष्टाचार को दूर करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसके अतिरिक्त लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में CBSE अधिनियम 2003 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत आयोग को लोकपाल द्वारा संदर्भित शिकायतों की प्रारंभिक जांच और आगे की जांच करने का कुछ अधिकार प्रदान किया गया है। अब यहां पर एक विषय आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि CBI जो है वो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 से संबंधित जो मामले हैं उनके संदर्भ में CBSE की निगरानी में काम करती है। इसके अतिरिक्त CBSE अधिनियम CBI निदेशक के लिए कार्यालय में 2 वर्ष के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करता है। ये एक बड़ा अच्छा बिंदु हो जाता है CBSE और CBI को जोड़ करके। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं हमारी ये नई पहल आप लोगों को पसंद आई होगी।
आपकी तैयारी को मजबूत करने में हम निश्चित रूप से आपकी मदद कर पाए होंगे। इसके माध्यम से वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएंगे। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।